Everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our new chapter of the last unit class 12 NCERT textbook, that is organism and population. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट यूनिट रहेगा जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर को डील करेंगे. इकोलॉजी बोल सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी ये आपको समझना है. is the branch of biology that deals with the relation of organism to one another and to their physical surrounding. तो साइमल्टेनियसली जो भी लोग सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, ओके, तो वो सराउंडिंग में आने वाली चीजें और अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, ओके, ये सारी चीजों के आपस का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, दैट इज ऑल इक्वल टू द इकोलॉजी. ओके, इजी है समझने के लिए, फिर से बता रहा हूँ. इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे के साथ. इतना ही नहीं, एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग ऑल्सो इन विच दे आर सर्वाइविंग, या फिर इन विच दे आर लिविंग और इन विच दे आर स्टेइंग टुगेदर. ठीक है, ये सारी बातें. चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एक बड़े फेमस साइंटिस्ट का नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रामदेव मिश्रा. फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. ये आपको कंपलसरी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विथ अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Okay, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए थोड़े इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं और चैप्टर को समझने में मदद करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन. जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट इन कलर. आप लोगों को ये दिमाग में क्वेश्चन आया ही रहेगा कि रात में जो खिलने वाले फ्लावर्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम हमको व्हाइट कलर में ही क्यों दिखते हैं. ओके, दैट इज द रीजन. क्या रीजन है अभी देखते हैं. सी, व्हाइट emerges better, okay, in low light conditions, making it simpler for the insect to discover. okay, जितना ज्यादा ब्राइट रहेगा उतना हम लोग उसको देख सकते हैं, तो इंसेक्ट के लिए ये काफी अच्छी बातें हो सकती है. ठीक है, लो लाइट कंडीशन में भी इंसेक्ट के लिए इजी हो जाएगा कि वो फ्लावर तक पहुंचे. ठीक है, एज दे ब्लूम एट नाइट द प्लांट डज नॉट हैव टू वेस्ट रिसोर्सेज प्रोड्यूसिंग कलर्ड पिगमेंट. जैसे कि आप लोग देख नोटिस क्या रहेगा, जो दिन के वक्त जो फ्लावरिंग्स होते हैं वो मैक्सिमम लाइक काफी सारे कलर्स में होते हैं. कुछ कलर काफी कंसिस्टेंसी में देखने मिलते हैं, जैसे कि रेड कलर्स है, ब्लू कलर्स है, ऐसे पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं ना. तो उन पिगमेंट्स को बनाने के लिए प्लांट को अपना मैक्सिमम एनर्जी डालना पड़ता है, जबकि ये वाले केस में इतना ऐसा नहीं देखने मिलता. ओके, टू अट्रैक्ट द डे इंसेक्ट. ठीक है, तो दिन के समय जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर्स बनाने के लिए जो मेहनत प्लांट लेता है वो रात में लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, मोस्ट नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय मॉथ एंड द बैट्स. ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मॉथ्स आर एक्टिव इन द नाइट टाइम, इवन द बैट्स आर एक्टिव इन द नाइट टाइम, क्योंकि बैट्स आर नॉक्टर्नल्स. ओके, नाइट ब्लूमिंग नाइट ब्लॉसमिंग ब्लूम्स आर ऑर्डिनरली vigorously scented. okay, उनमें एक peculiar kind of smell भी होती है, which goes about as an attractant for नाइट टाइम इंसेक्ट एंड मैमल्स. ठीक है, तो ये आपने ये भी नोटिस किया रहेगा, जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उनमें बहुत बढ़िया स्मेल भी होता है, मतलब अच्छा खासा उसके अंदर ओडर्स होते हैं, दैट विल बी हेल्पिंग द, यू कैन से, इवन अस, इवन द मैमल्स एंड इवन द इंसेक्ट्स. ओके, अट्रैक्ट करने में काफी हो जाता है. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज ए नेक्टर. ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने शायद सोचा होगा इसके बारे में, कि बी को कैसे पता चलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर या फिर इस पर्टिकुलर फ्लावर में मुझे नेक्टर मिलेगा, कि मुझे इसी के पास जाना है नेक्टर लेने के लिए, है ना. तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. जैसे कि देखो, प्लांट जनरली हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज. ओके, प्लांट्स जनरली क्या करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट एमिट्स अ वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल. okay, according to the researchers at University of Bristol in England, bees flapping wings and creates a positive charge. तो bees जो आते हैं फ्लावर के पास फ्लैप करते हुए अपने विंग्स को, वो एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, जो कि अप टू 200 वोल्ट्स तक होता है. एज दे फ्लिट फ्रॉम द फ्लावर
टू फ्लावर, ओके, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में स्प्लिट करते हैं तभी ये सारी बातें होती हैं. सो ड्यू टू पॉजिटिव एंड द नेगेटिव attractions you can see the bees comes to know कि यहाँ पे yes this particular flower has a nectar over there. Now, the very next question has been asked over here. See, why does cactus have so many thorns? आप लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोगों ने लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को ये सारी बातें आ गई है. अदर देन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, एनाटॉमी हो गया, उसके अलावा तुम लोगों ने ये लाइक इवोल्यूशन का चैप्टर खत्म कर लिया है. तो काफी सारी चीजें जो आप लोग ऑलरेडी खत्म करके आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता ये आंसर अभी किसी को पता नहीं रहेगा करके. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी फेमिलियर विद दिस आंसर. सी, जैसे कि देखो, most species of the cacti have lost true leaves, okay, retaining only species with the spines, which are highly modified leaves. As well as defending against the herbivores, spines helps to prevent water loss by reducing an airflow close to the cactus and producing and you can say providing the some shades. उसके अलावा in the absence of the leaves, enlargement of the stem carry out the photosynthesis, क्योंकि वो photosynthesis करता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि वो पूरा स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का होता है. ओके, ये सिंपल सिंपल सी बातें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइजेस हर ओन मदर? ये भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क होगा. जैसे कि अंडे से चिक बाहर आ जाता है तो उसको कैसे पता चलता है कि यही हमारी मदर है करके? बिकॉज ऑफ द इम्प्रिंटिंग टेक्निक, ओके, इट ऑकर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट नाटल लाइफ. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं. इन एब्सेंस ऑफ द बर्ड सच एस डक एंड गीज, ओके, the time of imprinting is 24 to 48 hours after hatching when the following response is learned. okay, तो आफ्टर लाइक एक दिन से 2 दिन के पीरियड में ये सारी बातें जो होती है वो डेवलप होने लगती है, जिसके वजह से उनको पता चल जाता है कि यस शी इज आवर मदर करके. लेकिन नोट, in psychology and ethology, imprinting any kind of the face sensitive like learning that is rapid and apparently independent of the consequences of the behavior. okay, ये एक पॉइंट आप लोगों को जस्ट समझने के लिए यहाँ पे रखा गया है. इसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी से ये जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था चैप्टर का वो यहाँ पे खत्म हो जाता है और नीचे के पार्ट से हम लोग एक्चुअल टॉपिक में एंटर कर रहे हैं. ओके, एक्चुअल चैप्टर में एंटर कर रहे हैं. साइकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे नीट के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछे जाएंगे. तो याद रखने के लिए देखो, सो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज and biomes. So these are the 4 levels of biological organizations are there. मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रिक बना के रखी है so that you will not be forgetting the sequence over here. जैसे कि और O for organic chemistry, P for physics, C for chemistry and B for biology. तो ऐसे करके आप लोग इसको याद रखो, सीक्वेंस को आप लोगों को भूलना नहीं है. O P C B. ओके, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म से ही पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से ही कम्युनिटीज बनती है एंड देन कम्युनिटीज से ही बायोम्स होता है. तो ये यहाँ पे पूछे जाने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था. अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाने के लिए ये वाला स्लाइड आपके स्क्रीन पे है, ठीक है. तो अभी समझते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होता है. सी, एन ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू एन एनी इंडिविजुअल लिविंग, ओके, सी, refers to any living individuals thing that can react to stimuli, reproduce, grow and maintain homeostasis. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. It can be a virus, it can be a bacterium, protist, fungi also, and even the plants and animals. Okay, organism may also be grouped based on their cellular compositions. ओके, जैसे कि हम लोगों ने इसको लाइक एनिमल किंगडम में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब किया था क्लास 11 में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन वाले डेफिनेशन को समझते हैं. पॉपुलेशन का डेफिनेशन समझो, कभी कभी हो सकता है कि डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन पूछे और आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये सारी बातें, ठीक है. तो पॉपुलेशन क्या है? अ पॉपुलेशन इज अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट लिव्ड इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम विद द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग. ओके, ये हो गया पॉपुलेशन का डेफिनेशन. काफी इजी था समझने के लिए. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पे. Coming to the next part, that is the communities. Okay, an interacting group of various species in a common location.
ओके क्या बोल रहा है, इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज इन ए कॉमन लोकेशन। ओके फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है तो दिया है मैंने, देखो, a forest for trees and underground plants, then inhabited by animals and rooted in the soil containing bacteria and fungi। ओके तो ये सारा सिनेरियो कम्युनिटीज को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा बायोम्स, a major ecological community of organism adapted to a particular climatic or environmental conditions on a large geographical area in which they occur. Such things will be called as the biomes। Okay, ये याद रखना। It can be classified into like terrestrial biomes है, land biomes है ना। तो ये सारे एक्टिविटी से आप लोगों को क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो इजी है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना है तो टुंड्रा ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। इट इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द बायोम्स। ओके टाइगा लेंगे तो इट इज अ लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ठीक है, ग्रासलैंड्स लेंगे तो ग्रास आ गया, फ्लावर्स आ गए एंड हर्ब्स आ गए। देन सावनास लेंगे तो है श्रब्स एंड ट्रीज। ओके नो इनफ रेनफॉल विल बी सीन इन केस ऑफ एरियाज। और डेजर्ट की बात करें सो लो लेवल ऑफ रेनफॉल, दैट इज ओनली 20% ऑफ द अर्थ will be having the rainfall over there। okay so 20% of the earth is covered under the desert। okay ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो सी 7% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कम्स अंडर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका इन द ब्राजील। ओके तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट जोन में हम लोग एंटर कर रहे हैं क्लास एनसीईआरटी के। ठीक है, जिसको टॉपिक के अंदर डाला गया है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये बहुत सिंपल सा एक्चुअली ग्राफ है, इसको समझने के लिए बड़ा आसान है। तो आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके से आता है। पूछा जाएगा वाई एक्सिस पे क्या होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है। ठीक है, दिस इज अ सी बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये आपको ध्यान रखना है, एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन यानी यहाँ पे मीन एनुअल रेनफॉल के बारे में एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में बात चल रही है। ओके तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये ग्राफ दे सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है दैट इज इन सेंटीमीटर्स। ओके और पूछा जा सकता है वाई एक्सिस पे क्या है, तो मीन एनुअल टेम्परेचर है, तो दिस इज अ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द रेनफॉल। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके और यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज के बारे में लिखा गया है, मेंशन किया गया है, जैसे कि इतना जो एरिया है ये डेजर्ट वाला कंडीशन है। ओके और ठीक इसके बाद देर इज अ सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है ग्रासलैंड, और ठीक इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एरिया दैट इज द सी। इसको तो नहीं कंसिडर करेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग सी लाइक दिस। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, एंड देन फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड देन फिफ्थ पे आ जाएगा कोनिफेरस फॉरेस्ट एंड द एंटार्क्टिका एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन। सी आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन विल बी कमिंग द लास्ट। ओके अब ये तो हो गया। अभी यहाँ पे क्या है कि ये आप लोगों को इसका ग्राफ दे दिया रहेगा और पूछा पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ क्या इंडिकेट करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके लिए ट्रिक बना के रखी है, देखो। दिल्ली बोलो या फिर धीरे गई तेरी ट्रेन चेन्नई से आंध्रा, ऐसे याद रखो। सो डी और धीरे का मतलब डेजर्ट, गई का मतलब ग्रासलैंड, तेरी का मतलब ट्रॉपिकल, ट्रेन का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर, चेन्नई का मतलब कोनिफेरस एंड आंध्रा का मतलब यहाँ पे आर्टिक। ओके तो ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बना के रखा था। सो धीरे गई ट्रॉपिकल मतलब तेरी ट्रेन टेम्परेट, चेन्नई यानी कोनिफेरस एंड आंध्रा। सो आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ऐसे करके आप लोगों को सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ऐसे करके आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर टेम्परेचर का पूछा या फिर डेजर्ट के रिस्पेक्ट में पूछा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या बताता है। ओके और फिर आप लोग बाकी का तो ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि किसमें कितना रेनफॉल वगैरह हो रहा है। ओके मिनिमम और मैक्सिमम ये सारी बातें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पूछी जा सकती है, तो आप लोग बता सकते हो। तो जैसे कि एवरेज रेनफॉल विल बी रिसीव्ड ओवर ईयर लाइक 150 सेंटीमीटर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन विल सीन इन द आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन एंड ऑल। और टेम्परेचर की बात करें तो सी समवॉट हियर आ गया ना 0 डिग्री के आसपास। ठीक है तो ये ऐसे करके आप लोगों को कंडीशन समझ में आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे टॉपिक के पास।
इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर बिफोर एंटरिंग इनटू द चैप्टर, लाइक फिजियोकेमिकल अगर वर्ड आता है तो एबायोटिक याद रखना है, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएगा तो यहाँ पे पैथोजेंस, पैरासिटिक एंड देन प्रीडेटर्स, ये आपको याद रखना है. सो पीपीपी, ऑल थ्री पी आर देयर, ओके. एंड कॉम्पिटिटर्स, तो ये होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. तो सीक्वेंस अगर पूछा जाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स का तो याद रखना है पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, ओके. ये सारी बातें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो ट्रिक के नाम पे मैंने CP3 करके लिख के रखा है, बाकी कुछ नहीं, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए. Okay, some important definitions which you should understand over here, जैसे कि see, each organism has an invariably defined range of conditions, okay, that it can tolerate. मतलब हर बंदे की अपनी एक रेंज होती है अपने हिसाब से कंडीशन को टॉलरेट करने की, ठीक है. और डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेस इट यूटिलाइजेस, और जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया में कितना अमाउंट में जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्स को वो किस तरीके से यूटिलाइज वगैरह करता है, वो एरिया उस बंदे को किस तरीके से मदद वगैरह करते हैं, दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, दिस इज ऑल टुगेदर विल बी कॉल्ड एज अ निश. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये डेफिनेशन जो निश का डेफिनेशन है, ठीक है. तो सी, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेस इट यूटिलाइजेस एंड a distinct functional role in the ecological system, all this together will be comprise its niche. Okay, now see, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, अभी इसको समझते हैं. जैसे कि टेम्परेचर, ये आप लोग नॉर्मली स्कूल लेवल से ही समझते आ रहे हो, तो अभी इसको थोड़ा सा समझने के लिए और आसान हो जाएगा. ये सारी बातें जो है वो एनसीईआरटी को पकड़ के ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट यूनिट है कंप्लीटली इट विल बी कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ, बाकी और कहीं पे भी रेफर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है. खाली क्वेश्चंस के लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रेफर कर सकते हो, जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट पेपर आप लोग दीजिए, उतना ही आपके लिए प्रैक्टिस काफी है. लेकिन यस, लास्ट यूनिट है, कंपलसरी है, और लाइन टू लाइन आपको समझना है. टेम्परेचर की बात करें, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, लाइक 0 डिग्री अगर मैं कंसिडर करूं तो पोलर एरियाज आ जाता है, मोर देन 50 डिग्री कंसिडर करूं तो ट्रॉपिकल डेजर्ट आ जाते हैं, ओके, समर सीजन में खास करके. और थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है. नोट, मैं अभी इसको समझना भी बड़ा आसान है. देखो, लाइक देखो, mango trees do not grow in a temperate countries, okay, like Canada and Germany. Snow leopard are not found in the Kerala, okay. फॉरेस्ट, उसके बाद केरला फॉरेस्ट में स्नो लेपर्ड्स नहीं मिलते हैं. जैसे कि टूना फिश आर रेयरली कॉट इन बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन. मतलब हर बंदे का अपना अपना क्लाइमेटिक कंडीशन, अपना अपना टेम्परेचर है, वो लोग उसी एरिया में ग्रो करते हैं, ओके. कोई भी बंदा इधर से उधर ला के रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे ग्रो करने की एबिलिटी दिखाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, हम लोग उसको कहते हैं यूरी थर्मल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. एग्जांपल आप लोग ले लीजिए यहाँ पे, कैट, डॉग, टाइगर, लाइक ह्यूमंस आल्सो कैन इंक्लूड इन दिस, ओके. एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्मल. एग्जांपल लाइक पेंगुइन, पाइथन, क्रोकोडाइल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन. व्हाट इज यूरी थर्मल, व्हाट इज स्टीनोथर्मल, कौन से एग्जाम्पल्स उसमें आते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, तो आप लोगों को कंपलसरी ये पॉइंट्स याद रखने बनते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. सबको पता है पानी जीवन के लिए कितना आवश्यक है, राइट. तो सी, लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, इट इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, ओके. बिना पानी के जीवन नहीं है, जल ही जीवन है, ये सारी बातें आप लोगों ने सुने ही रहेंगे, ठीक है. फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी लाइक केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द पीएच ऑफ द वाटर बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके, एक्वेटिक लोगों के लिए. अभी देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर थाउजेंड, ओके. मतलब सैलिनिटी का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना अमाउंट में उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर, ऑन दैट बेसिस वी आर कंसिडरिंग वेदर इट इज हाइपर सलाइन और जस्ट सलाइन एंड ऑल दोस कंडीशन. तो उसको मेजर कैसे किया जाता है, पार्ट्स पर थाउजेंड के हिसाब से उसको मेजर किया जाता है. जैसे कि सैलिनिटी अगर लेस देन 5 होगी इन लैंड वाटर एरियाज में, 30 to 35 होगी आप लोगों को सी में मिलेगा, और मोर देन 100 होगी तो हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं या फिर एरियाज होते हैं जहाँ पे लाइक मैंग्रोव्स वगैरह ग्रो करते हैं, ऐसे एरिया, ओके. उनको हाइपर सलाइन कंडीशंस वगैरह कहते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने निमेटोफोर इज द ब्रीदिंग रूट के एग्जांपल्स पढ़े थे, ठीक है.
इसके अलावा आप लोगों को आगे भी जाके कुछ इसी सैलिनिटी के रिस्पेक्ट में कुछ समझना है, जैसे कि सी ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज आर नोन एज ए यूरी हेलाइन कंडीशंस। ओके, तो एग्जांपल जैसे कि साल्मन फिश आ गया, ग्रीन क्रैब आ गया, ईल्स आ गए, दीज आर द एग्जांपल्स coming for the uri haline. Okay, an organism that can tolerate narrow range of the salinities are known as a stenohaline, जहाँ पे एग्जांपल गोल्ड फिश, फ्रेश वाटर फिश ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट फैक्टर के पास बढ़ते हैं जिसका टॉपिक है दैट इज द लाइट। प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ये तो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने काफी डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विथ दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और बाकी सारी सेम सेम बातें हैं। ओके, नाउ सी डीप, अभी डीप वाटर की बात चले, लाइक मोर देन 500 मीटर इन द ओशंस एनवायरमेंट इज वेरी डार्क, क्योंकि वहां तक लाइट नहीं पेनिट्रेट कर पाती, तो वहां पे आप लोगों को रेड एल्गे देखने मिलेंगे इन द डीप पार्ट ऑफ द ओशन, है ना। अगर वो शैलो वाटर में ग्रो करते तो तुमको पता है रेड एल्गे ऑल्सो शोज द लाइक ग्रीन कलर, ग्रीन कलरेशंस, राइट। ये लाइट की टॉपिक की बात चल रही है, तो फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कस नहीं किया तो क्या मतलब है यहाँ पे, सही बात है, जो हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो सी is the response of an organism to a seasonal changes in a day length, or you can say response of the plant to the relative length of the light and the dark period with respect to the initiation of flowering। तो फ्लावरिंग के रिस्पेक्ट में डार्क पीरियड एंड द लाइट पीरियड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म कंडीशंस कहते हैं इसको। द टर्म गिवन बाय द अमेरिकन प्लांट ब्रीडर्स, जिसका नाम है गार्नर एंड अल्राड, ओके, इन द ईयर ऑफ 1930। They worked on the Maryland mammoth, okay, which is a kind of a tobacco variety plant. Okay, next critical photo period का definition समझ लो, इसका meaning समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, आप लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा है। ओके, सो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग। अब ये मिनिमम ड्यूरेशन को कैसे समझना है सर, समझ में नहीं ऐसी। फॉर एग्जाम्पल ए फ्लावर बर्ड रिक्वायर्ड अ मिनिमम 10 hours ऑफ लाइट टू ब्लूम। ओके, कम से कम उसको 10 घंटे की लाइट चाहिए ताकि वो ब्लूम हो जाए। इफ इट गेट्स मोर देन 10 hours ऑफ द लाइट, तो भी अच्छी बात है ना, मिनिमम 10 घंटा चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी दे दो, सो बर्ड तो खुश रहने वाला है, वो ब्लूम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर 10 घंटे से कम मिलता है तो बर्ड ब्लूम नहीं करेगा, इट विल बी लाइक वेरी सैड। वही तो 10 घंटा जो मिनिमम हम लोग पकड़ते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ए क्रिटिकल फोटो पीरियड। उसके नीचे गया तो फिर कंडीशन बिगड़ सकती है। ठीक है, उसके ऊपर है तो वेरी गुड। अभी इसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो एलडीबी प्लांट्स आते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग डे प्लांट्स। ओके, यहाँ पे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बी अलर्ट फ्रॉम दिस एरिया। फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड अंडर द लॉन्ग डे लेंथ कंडीशंस। ओके, लॉन्ग डे लेंथ और शॉर्ट नाइट लेंथ भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हो। समर वेराइटी होते हैं खास करके, लाइक स्पिनच, व्हीट, रेडिश, बीट, okay, and then lettuce, mentha, and then poppy, these are the example which comes under the long day plants। इसके अलावा short day plant के बारे में बात करते हैं, SDP। so flowering is induced under a short day length conditions, or you can say long night length। okay, long night plants भी कह सकते हो, winter variety इसमें आ जाती है। तो क्या क्या examples आ जाते हैं, cosmos, dahlia, marigold, then chrysanthemum या फिर chrysanthemum बोलो, okay, xanthium, वायोला, सोयाबीन एक्सेट्रा, दिस आर द एग्जांपल यू शुड रिमेंबर। इन्हीं लिस्ट में से आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं। एक और वेराइटी आ जाती है जिनको कहा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। फ्लावरिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डे लेंथ कंडीशन, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट, फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हर साल फ्लावरिंग करते हैं, पूरे पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं, लाइक कुकुम्बर, टोमेटो, सनफ्लावर, रोज, शू फ्लावर, देन कैथरंथस रोशियस, राइट, सदाबहार एंड ऑल दोस थिंग्स, ये पूरे साल फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। ठीक है, नोट क्या है, is only the light responsible for flowering? No, this is not the case, क्योंकि see there has to be something which gets activated on exposure to the sunlight, है ना। तो वो hypothetical है थोड़ा, जैसे कि देखो, तो साइंटिस्ट कैगलैच जैन, ओके, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जिस इन द ईयर ऑफ 1935 सजेस्टेड एंड हाइपोथेटिक हार्मोन, जिसको कहा जाता है फ्लोरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग। ओके, सो फ्लोरिजिन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग, तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है, अदर देन द लाइट। ओके, नेक्स्ट,
ये जो भी सारा जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बताया ये वही है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, यहाँ पे फ्लावर्स बना के रखे हैं, तो आप लोग इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सेज टू द एबायोटिक फैक्टर्स। अभी ये टॉपिक को देखते हैं, रिस्पॉन्सेज टू द एबायोटिक फैक्टर। जैसे कि बेसिकली देर आर द ऑर्गेनिज्म ट्राइंग टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरमेंट बाय द प्रोसेस कॉल्ड इज होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मतलब क्या, बाहर के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, खुद के बॉडी में चेंजेस करते हुए हम लोग उस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी सी वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस that tends to upset its homeostasis। अभी इसको समझना बहुत इजी है, एक ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में जो कि समझना बहुत इजी है। सी, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। पहले बात तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये देखो, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक, यू कैन से ऑर्गेनिस्मिक रेस्पॉन्सेस। ओके, जैसे कि एक यहाँ पे लेवल बना के रखिए जो कि मेंटेन रहते हैं, जो कि खुद को रेगुलेट करते हैं, उनको रेगुलेटर्स कहा जाता है। जो खुद को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं उनको पार्शियल रेगुलेटर कहा जाता है, और एक होते हैं कन्फॉर्मर्स। ओके, सो ट्राई टू keep this trick in your mind, CRP। okay, CRP ध्यान रखो, conformers, regulators and partial regulators are there। y axis पे आता है internal level और x axis पे आता है external level। तो समझते हैं। सी, रेगुलेट, अभी ये सब पॉइंट एक एक करके खोलेंगे। सो सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होमियोस्टेसिस बाय द फिजियोलॉजिकल, लाइक समटाइम्स बिहेवियरल ऑल्सो। तो खाली फिजियोलॉजिकल नहीं, तो समटाइम्स बिहेवियरल भी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू रेगुलेट द होमियोस्टेसिस, ठीक है। मीन्स विच एंश्योर द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके, that is constant osmotic concentration। for example, all birds and mammals, okay, few lower vertebrates and invertebrate species capable of thermoregulation and osmoregulation। okay, mechanism used by the mammals to regulate the body temperature and same as humans are same as humans। okay, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ह्यूमंस ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग समर वी स्वेट, ओके, वी प्रोड्यूस द स्वेट्स। ओके, एंड ड्यूरिंग विंटर की बात करें तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं सो डेट हमारे बॉडी में हीट जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। कॉन्फॉर्मर्स के बारे में बात करते हैं। 99% ऑफ द एनिमल्स and you can say nearly all plants, 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment। okay, जैसे कि इन एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करें, द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस बना के काम करना होता है। Note, thermoregulation is energetically expensive for many organisms. This is true for the small animals like shrews and hummingbirds। Shrews are the small molly-like animals। Okay, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। Heat loss or heat gain is the function of the surface area। For example, small animal have larger surface area with respect to their volume। Okay, small animals will have the larger surface area with respect to their volume, therefore they tend to lose the body heat very fast। Okay, whereas see, when it is a cold outside, then they have to expand much energy to generate the body heat through the metabolism process। therefore the small animals are not found in a polar region। okay, इसलिए यही कारण है कि छोटे छोटे क्रिएचर्स हम लोगों को पोलर रीजन्स में देखने नहीं मिलते। hence a conformer is dependent upon the change in the external environment। very very important statement, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। okay, एग्जांपल पूछे तो lizard, insect and fish are the example over here, these are the conformers। okay, so now we are entering into the very important topic जिसको कहा जाता है migrate। organism move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area and return when stressful period is over। okay, नहीं समझा, फिर से देख लो। ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्पररली, टेम्पररी मोमेंट ही होता है फ्रॉम ए स्ट्रेसफुल हैबिटेट, मतलब एक ऐसी हैबिटेट में थे जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो रही थी, अब इनको वो जगह छोड़ के एक ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे वो लाइक कंफर्टेबली अपना वो पर्टिकुलर टाइम निकाल सके, ठीक है ना। सी, इसको समझने के लिए ड्यूरिंग विंटर द कियोलाडो नेशनल पार्क, नीट के क्वेश्चन यहाँ से टारगेट किए जाते हैं। ओके, कियोलाडो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में है, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान, host thousands of the migratory birds coming from the Siberia and other extreme cold northern regions। ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनाता है, तो ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर एंटरिंग इनटू द सस्पेंड। what is suspend? In bacteria, fungi and lower plants, thick walled spores are help them to survive in the unfavorable conditions।
In higher plants, seeds are undergoing in a state of dormancy. Okay, seeds are undergoing in the state of dormancy. तो dormancy के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, right? By reducing their metabolic activity during the unfavorable condition. एनिमल्स की बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑलरेडी तुमको दिमाग में क्लिक हो गए रहेंगे, जैसे कि फ्रॉक्स वगैरह, ठीक है। बियर्स भी आ जाते हैं। बियर्स गोइंग इनटू द हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर, स्नेल एंड फिश गो इनटू द एस्टिवेशन टू अवॉइड द समर, okay, to avoid the heat and desiccations. Zooplanktons in the lakes and ponds enter in the diapause stage and you can say suspended development. ये जो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। ओके, अगेन इट इज अ वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एडेप्टेशंस। यहाँ से हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो एडेप्टेशन से हम लोग बाकी की डिस्कशन चालू करेंगे। ओके, बढ़ते हैं। अभी आगे जाने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ तक एनसीईआरटी पूरा प्रॉपरली रीड करना है। मैंने सारे पॉइंट जो यहाँ तक बनते हैं एनसीईआरटी के वो कवर कर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राफ। ओके, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।